डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है, जिसका हम वन शॉट लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो इसका यूनिट फर्स्ट आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर पहले वाले जो और सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, उसके वन शॉट लेक्चर या फिर कंप्लीट लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगा और जाके अपनी स्टडी कीजिए। ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है। और अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जाइए प्ले स्टोर पे और कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, नोट्स, शॉर्ट नोट, डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, लेक्चर, सब कुछ मिलने वाला है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। ठीक है, और अगर उस प्राइस पे भी डिस्काउंट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। डेली कूपन कोड अपलोड होता है, तो उस कूपन कोड को अप्लाई करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। देखिए, फार्मास्यूटिक्स से हमारा बेसिक है, हम अच्छी तरीके से इसको पढ़ चुके हैं। तो बेसिक है, एक फार्मेसी की जो नींव है ना, वो फार्मास्यूटिक्स से ही स्टार्ट होती है। अभी हमने और जो अदर सब्जेक्ट्स पढ़े उनमें ऐसा नहीं लगा होगा कि भाई इसमें फार्मेसी जैसा क्या है, लेकिन इस सब्जेक्ट में लगने वाला है कि हाँ सच में हम फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मेसी पढ़ रहे हैं, नाम ही इसका फार्मास्यूटिक्स है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक दिया हुआ भाई जनरल। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसे वो डेवलप हुआ है। ठीक है, इसके अलावा फार्माकोपिया क्या है, उसके बाद डोजेज फॉर्म क्या है, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, पोसोलॉजी क्या है, ये सारी बेसिक चीजें आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स होता क्या है एक्चुअली? भाई फार्मास्यूटिक ऐसी साइंस की ऐसी शाखा है, ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बेसिकली जो मेडिसिन होती है हमारी, हर एक टाइप की मेडिसिन, टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, इनहेलेटर, सभी के बारे में स्टडी करते हैं। कैसे हम बनाते हैं उसको, कैसे क्या इसका यूज करना होता है, तो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर। और प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाएंगे आप लोगों को, जिसमें आप मेडिसिन बनवाई जाएगी, सिरप बनवाई जाएगी, टेबलेट्स बनवाई जाएगी आप लोगों से। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जरूर करना। फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ए न्यू मेडिसिन एंटिटी। मतलब एक नई मेडिसिन जो बनाई जाती है उसकी जो भी प्रोसेस होती है वो फार्मास्यूटिक्स के अंदर आती है। और ड्रग सबस्टेंस इनटू ए सेफ एंड इफेक्टिव डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या होता है बेटा? टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, इन्हीं को हम डोजेज फॉर्म बोलते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में टेबलेट भी है, कैप्सूल भी है, सिरप भी है, ऑइंटमेंट भी है, क्रीम भी है, तो उसको कंप्लीट मिला के हम बोलेंगे कि ये डोजेज फॉर्म है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इन शॉर्ट साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म एंड डिजाइन इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की वह शाखा है जिसमें किसी नई दवाई, ड्रग सब्सटेंस को इस रूप में बदला जाता है कि वह मरीज तक सुरक्षित और प्रभावी तरीके से पहुंच सके। जैसे कि टेबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, ऑइंटमेंट है। अब ये अलग अलग फॉर्म क्यों बनाई गई भाई? अलग अलग डोजेज फॉर्म बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत ये थी कि कोई पेशेंट टेबलेट ले सकता है, कोई कैप्सूल ले सकता है, कोई इंजेक्शन ले सकता है। किसी को इंजेक्शन की जरूरत होती है, किसी को टेबलेट की जरूरत होती है, किसी को ऑइंटमेंट की जरूरत होती है। तो सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिजाइन किया है डोजेस फॉर्म। ठीक है, ये डोजेस फॉर्म इसीलिए बना है। बात करें नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिक्स। क्या इंपॉर्टेंस है भाई फार्मास्यूटिक्स का? क्यों बनाया गया फार्मास्यूटिक्स? क्या जरूरत पड़ी इसकी? बहुत जरूरत है, क्योंकि मेडिसिन का मामला है तो सेफ्टी भी जरूरी है। वाई नॉट गिव ड्रग डायरेक्टली एट पाउडर? देखिए भाई, पहले के टाइम में जो ड्रग थी पुड़िया बना दी जाती थी, गोलियां बना दी जाती डायरेक्ट, वो डायरेक्टली जाती है। तो आज के टाइम में पाउडर फॉर्म में क्यों नहीं लिया जाता? बिकॉज स्टेबिलिटी इशू हो सकता है, सोल्यूबिलिटी इशू हो सकता है, बायोबिलिटी इशू हो सकता है, पेशेंट कंप्लीएंस। क्योंकि इतना एडवांसमेंट तो हो चुका है ना, इस सारी चीजों के बारे में पता है कि बायोबिलिटी क्या होती है, पेशेंट कंप्लीएंस क्या होता है, कि भाई पेशेंट को लेने में आसानी हो। बायोबिलिटी का मतलब है कि भाई जो दवाई हम दे रहे हैं वो पूरी दवाई काम कर रही है या नहीं, और कितने टाइम में वो काम कर रही है। तो अगर पाउडर फॉर्म में तो कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल काम कर रही है नहीं कर रही है उसका कोई पता नहीं लग पाएगा। लेकिन टेबलेट बनाई जाएगी तो उसमें सारी स्पेसिफिसिटी डाली जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल बात करें, जैसे पैरासीटामोल पाउडर विल टेस्ट बिटर हार्ड टू डोज। मान लीजिए जो पैरासीटामोल पाउडर है वो थोड़ा कड़वा है और हार्ड है डोज बनाने में, बट एज टेबलेट और सिरप इजी, सेफ और एक्यूरेट, इजीली इसको लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही अदर फॉर्म के लिए हम ले सकते हैं। तो दवा सीधे पाउडर रूप में क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि उसमें समस्या होती है स्टेबिलिटी की,
घुलनशीलता की, शरीर में अवशोषण की और पेशेंट मरीज को दवा लेने में सुविधा हो, उसके लिए फार्मास्यूटिक्स बनाया गया। स्कोप क्या है भाई इसका? स्कोप काफी है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज मतलब कि ड्रग बनाने से पहले उसकी स्टडी की जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसी ड्रग है, किस में सोल्यूबल होगी, है ना, कितनी देर में काम करेगी, किस चीज के लिए काम करेगी, उसको हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज बोलते हैं, इसको हम फार्मास्यूटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर्मुलेशन और डोजेज फॉर्म, किस टाइप की डोजेज फॉर्म बनानी है हमें, टेबलेट बनाना है, कैप्सूल बनाना है, सिरप बनाना है या ऑइंटमेंट बनाना है, तो ये भी हम फार्मास्यूटिक्स के अंदर करते हैं। स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ड्रग कितनी स्टेबल है, कितने टाइम तक स्टेबल रहेगी, कितने टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं, ये फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ड्रग की जो पैकेजिंग है वो कैसे करनी है, कौन से पैकेजिंग मटेरियल का यूज करना है, किस टाइप की पैकेजिंग करनी है जिससे वो डिस्ट्रॉय ना हो, स्टेबल बनी रहे, उसका यूज भी इसमें होता है। लेबल क्या लगाना है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब जो हमारी ड्रग बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ फार्मास्यूटिक्स के अंदर होती है। पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, पेशेंट को एक्सेप्टेबल है या नहीं। कुछ पेशेंट है जो टेबलेट ले पाते हैं इजीली, कुछ टेबलेट नहीं ले पाते हैं, निकलने की दिक्कत है तो वो सिरप ले पाते हैं, तो पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी भी फार्मास्यूटिक्स का ही एक स्कोप है कि पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ड्रग बनाई जाती है। आई होप समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, कैसे डेवलप हुआ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। तो फार्मेसी इज नॉट जस्ट अबाउट मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में ही नहीं है, इट इज अबाउट द साइंस, साइंस है इसके पीछे, आर्ट है एंड द सर्विस ऑफ मेकिंग लाइफ हेल्थियर, जिससे लोगों का जीवन स्वस्थ हो सके। तो फार्मेसी सिर्फ दवाइयों बनाने का ही नाम नहीं है, ये विज्ञान है, कला है और सेवा का संगम है, ताकि जीवन और भी स्वस्थ हो सके, है ना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल इमेजिनेशन देखिए, सोचिए अगर दवाइयां नहीं होती तो साधारण बुखार या संक्रमण भी इंसान की जान ले सकता है, आप मानते हैं? तो फार्मेसी प्रोफेशन ही है जिससे इलाज को सुरक्षित, वैज्ञानिक और लोगों की पहुंच में बनाया गया है। देखिए, जो भी फील्ड होती है उसके अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं उन सभी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब मेडिकल फील्ड के अंदर जितना रोल डॉक्टर का है उतना ही रोल फार्मासिस्ट का है, उतना ही रोल नर्सिंग स्टाफ का है। जितने भी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं उनका सभी का इंपॉर्टेंट रोल है, अगर एक भी कड़ी के साथ, एक भी चीज के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो पूरा सिस्टम हिलता है, ठीक है। लेकिन आज भी फार्मासिस्ट को इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है। अगर आप किसी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में जाएंगे तो वहां पे नर्सिंग स्टाफ आपको मेडिसिन डिस्पेंस करते हुए देखा जाएगा, लेकिन ऐसा रूल्स और रेगुलेशन में नहीं है, लेकिन चल रहा है भाई, गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है। गवर्नमेंट बेवकूफ है हमारी, है ना, यही तो है, हमें बदलना है इस चीज को, ठीक है। तो जब भी आप कहीं पे जाएं, किसी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो एक बार ये पूछ लेना कि भाई आप फार्मासिस्ट हो ना, खुद फार्मासिस्ट हो ना, क्योंकि अगर हम अवेयर रहेंगे, पब्लिक अवेयर रहेगी तो ये सिस्टम सुधर सकता है, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम सबको ये करना है कि भाई हमें सिर्फ फार्मासिस्ट से ही मेडिसिन लेनी है, तभी ये क्वालिटी इंप्रूव होगी, नहीं तो फिर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक चीज जरूर याद रखना, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, सभी को ये चीज आप बता के रखना, ठीक है, जिससे आपकी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्मेसी, क्या बैकग्राउंड है भाई? काफी पुराने टाइम में मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स ऑब्टेन होती, जैसे आयुर्वेदा था, काफी हजारों साल पहले चाइनीज मेडिसिन बनती थी, ग्रीक मेडिसिन बनती थी। इन 8th सेंचुरी अरब्स इंट्रोड्यूस फार्मेसी शॉप, अरब्स के अंदर फार्मेसी शॉप्स खुले। मॉडर्न फार्मेसी स्टार्ट इन यूरोप विद सेपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी, यूरोप के अंदर भी मॉडर्न फार्मेसी बेसिकली मेडिसिन और फार्मेसी के लिए अलग अलग बनी। अब बात करें डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, कैसे डेवलप हुआ। फार्मेसी एजुकेशन की हम बात करें तो देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस फार्मेसी ट्रेनिंग वाज इनफॉर्मल थी, बेसिकली कंपाउंडर्स वगैरह थे, वही ये सारे काम करते थे। लेकिन इन 1932 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, बीएचयू है जिसको बोलते हैं, फर्स्ट फार्मेसी कोर्स 3 ईयर का बी फार्मा कोर्स वहां पे स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1947 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर बी फार्मा स्टार्ट हुआ। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद मोर यूनिवर्सिटीज स्टार्ट डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म कोर्सेस। फर्स्ट बनारस बीएचयू में ही स्टार्ट हुआ था। इन 1949 फार्मेसी एक्ट पास हुआ आजादी के बाद, स्टैंडर्डाइज एजुकेशन ऑन प्रोफेशंस रेगुलेशंस के लिए। आप पढ़ते हैं ना 1948 में, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े आप लोग, आई थिंक 1948 में और 49 में बेसिकली फार्मेसी एक्ट पास हुआ था स्टैंडर्डाइज एजुकेशन ऑन प्रोफेशंस के लिए, ठीक है, बेसिकली 1948 के अंदर। फार्मेसी इंडस्ट्री की बात करें तो
अर्ली स्टेज पुराने टाइम में इंडिया बेसिकली डिपेंड था इम्पोर्ट ऑफ मेडिसिन, बाहर से ही मेडिसिन आती थी ब्रिटिश यूएसए से। लेकिन इन 1901 के अंदर बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल का इम्प्लीमेंट हुआ। इसके जो फाउंडर थे वो थे आचार्य पीसी राय। तो इन्होंने फर्स्ट इंडियन फार्मा कंपनी ओपन की। उसके बाद 1940 में अलेम्बिक फार्मा है, सिप्ला है, बंगाल इम्यूनिटी स्टार्ट हुई, काफ़ी कंपनियां स्टार्ट हुई 1940 के अंदर। उसके बाद 1970 के अंदर इंडियन पेटेंट एक्ट आया गया। पेटेंट क्या होता है बेटा, कि आप कोई नई चीज़ का इन्वेंशन कर रहे हैं, कोई नई मेडिसिन बना रहे हैं, तो उस मेडिसिन का आपके पास अधिकार रहेगा कि आप, पेटेंट की वैल्यू होती है कि भाई 20 ईयर तक आप इस मेडिसिन को सेल कर सकते हैं, आपके अलावा कोई भी सेल नहीं कर सकता, ना बना सकता है इसको, आपको अधिकार मिलता है, जिससे कंपनियां और फास्ट ग्रो होने लगी। तो आज के टाइम में इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड फर्स्ट इन जेनरिक मेडिसिन सप्लाई। ये चीज याद रखना, ठीक है। शुरुआत में भारत दवाइयों के विदेशों पर निर्भर था और 1901 में आचार्य पीसी रे ने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना की, भारत की सबसे पहली फार्मा कंपनी थी, ठीक है। हम ये हिस्ट्री है, जानना जरूरी है। देखिए अब फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर एंटर कर चुके हैं तो हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये वन शॉट लेक्चर इसीलिए लेके आएंगे, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिले और आपका रिवीजन भी हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1948 में, 1948 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ, पीसीआई का, रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन को, जो बेसिकली आज भी रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप, वो पीसीआई अप्रूव्ड ही है। अगर पीसीआई अप्रूव्ड नहीं है तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। 1935 इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन आईपीए, प्रोफेशनल बॉडी फॉर फार्मासिस्ट, ये गठित हुई। अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी है, ये गठित हुई। और भी काफ़ी थे, सीडीएससीओ है, और भी काफ़ी है, एनडीए, एफडीए। फार्मेसी एज कैरियर कैसा है भाई? फार्मेसी आपने चूज तो कर लिया, कुछ तो आपने रिसर्च किया होगा कि भाई फार्मेसी क्यों करनी है मेरे को, बी फार्मा क्यों करना, डी फार्मा क्यों नहीं करना, कुछ तो सोच के आए होगे, कुछ तो स्कोप दिखा होगा ना आपको। बिल्कुल आप सही जगह आए हो, बहुत अच्छे स्कोप है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, पेशेंट केयर, मरीजों को सही दवा देना। इसके अलावा कम्युनिटी फार्मेसी होती है, रिटेल स्टोर, रिटेल फार्मेसी, काउंसलिंग सेंटर्स, मेडिकल स्टोर मरीज को समझाने के लिए। देखिए ये सारे हक हैं हमारे, लेकिन ये हक हमसे छीने जा रहे हैं। लेकिन हम आज के जो युवा हैं, जो भी आज की जनरेशन है, आज के जो नए फार्मासिस्ट हैं, अगर इस चीज को अपना हक समझ के लड़ेंगे ना, तो 100% आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमारे लिए स्कोप नहीं है। बहुत स्कोप है फार्मेसी के अंदर, लेकिन इसको कोई और लेके बैठा है, इस वजह से आज कमी है। लेकिन अगर आप लड़ोगे तो आपका हक आपको मिल के रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर काम कर सकते हैं, मार्केटिंग काम कर सकते हैं, मार्केटिंग एमआर का काम कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, फार्माकोविजिलेंस में भी आप काम कर सकते हैं। एकेडमिक्स में टीचर, रिसर्चर्स आप बन सकते हैं। बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, इतने स्कोप मुझे नहीं लगता किसी अदर फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फार्माकोपिया की। तो फार्माकोपिया यहाँ से हमारा असली जो सब्जेक्ट है शुरुआत होता है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं इसके आगे। फार्माकोपिया क्या है अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर लेक्चर्स आप लोगों ने देखे तो स्टैंडर्ड ऑफिशियल बुक है, जिसके अंदर बेसिकली जो मेडिसिन हम बना रहे हैं, मेडिसिन हम काफी टाइम से ले रहे हैं, उससे रिलेटेड सारे स्टैंडर्ड्स मेंशन होते हैं कि क्या ड्रग की आइडेंटिटी है, कहाँ से ली हुई है, कितनी प्योर है, कितनी स्ट्रेंथ है, क्या क्या टेस्ट से होकर गुजरा है, कैसे इसको बनाना है, ये सारी चीजें इस बुक के अंदर मेंशन होती हैं। The Pharmacopoeia is a official book published by the government or recognized authority that contains standard of drugs, including their identity, purity, strain test and preparation methods. It acts as legal standard book of medicine, इसको हम बोल सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारी कंट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग फार्माकोपियाज हैं। जैसे इंडियन फार्माकोपिया हमारी इंडिया के लिए है, फर्स्ट पब्लिश इन 1955 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिश बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी गाजियाबाद, ये भी याद रखना, ठीक है। रिवाइज एवरी 4 to 5 ईयर रिवाइज होता है। लेटेस्ट जो एडिशन आया हुआ है इसका 2022 के अंदर आया था। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। कंटेंट की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर ड्रग मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड इंडिया, सारी डिटेल इसके अंदर मेंशन होती है।
लीगल स्टेटस भाई ऑफिशियली है, मैंडेटरी है फॉर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, इसको यूज करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है सभी के लिए। इसके अलावा है ब्रिटिश फार्माकोपिया, फर्स्ट पब्लिश इन 1864 इन यूके, पब्लिश बाय ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन लंदन, कंटेंट स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन इन यूके एंड कॉमनवेल्थ नेशंस, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशंस जो भी आते हैं उसके अंदर, स्टिल रेफर्ड इंटरनेशनली, इसको यूज किया जा सकता है, काफी टाइम पहले भी यूज किया जा रहा था और आज भी कभी कभी इसका यूज किया जाता है जब जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएसपी, फर्स्ट पब्लिश इन 1820 इन यूएसए, पब्लिश बाय यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन एंड रॉकवाइल मेरीलैंड में ये लोकेटेड है, ठीक है। अपडेट एवरी ईयर ये अपडेट होता है। लीगल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड इन यूएसए एंड वाइडली यूज वर्ल्ड वाइड, ये भी वर्ल्ड वाइड यूज होता है क्योंकि सबसे पहले यही स्टैब्लिश हुआ था। इसके अलावा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये कोई एक तरीके से ऑफिशियल बुक नहीं है, एक रेफरेंस बुक इसको हम समझ सकते हैं। रेफरेंस बुक क्या होता है, जैसे मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया है, यूरोपियन फार्माकोपिया, इन सभी को मिला के एक बुक बना दी, इसके सभी के स्टैंडर्ड एक बुक के अंदर ले आए, तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस बुक। कोल्ड मार्टिन डालिस का नाम मार्टिन डाले पड़ा, और द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी इसको बोलते हैं, फर्स्ट पब्लिश इन 1883 बाय विलियम मार्टिन डाले, इसलिए इसका नाम मार्टिन डाले बुक भी पढ़िए। इसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स, न्यू मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टिगेशनल जो ड्रग रिसर्च में चल रही है, प्रॉपर्टीज ड्रग की, यूजेस, डोजेस, ये सारी मेंशन है इसके अंदर। वेरी यूजफुल फॉर डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड रिसर्चर्स, मार्टिन डाले, हर एक फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए, आईपी एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया दोनों। कंक्लूजन क्या है भाई, फार्माकोपिया गार्जियन फॉर ड्रग क्वालिटी, क्वालिटी का रक्षक इसको हम बोल सकते हैं। आईपीबीपी यूएसपी आर ऑफिशियल बुक व्हाइल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इज ए वैल्यूएबल रेफरेंस, टुगेदर दे एंश्योर द मेडिसिन आर सेफ, इफेक्टिव एंड यूनिफॉर्म वर्ल्ड वाइड। ये बुक्स श्योर करती हैं कि जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो सेफ है, इफेक्टिव है और यूनिफॉर्म है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो मेडिसिन सेव लाइव बट फार्माकोपिया सेव मेडिसिन, दवा जिंदगी बचाती है लेकिन फार्माकोपिया दवा को हो बचाती है, तो दवा बचेगी तो जिंदगी बचेगी, ठीक है, तो फार्माकोपिया बहुत जरूरी है। चलिए भाई, लिस्ट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया एडिशन डेट वाइज, द फर्स्ट ऑफिशियल इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश इन 1955 एंड आफ्टर दैट न्यू एडिशन आर रिलीज एवरी 4 to 10 ईयर एंड सम टाइम अडेंडम सप्लीमेंट्री अपडेट्स आर पब्लिश इन बिटवीन, ठीक है। तो ये लिस्ट है कंप्लीट, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है इस पे। 1955 फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट ऑफिशियल बुक, 1966 सेकंड एडिशन, 1985 थर्ड, 1996 फोर्थ, 2007 फिफ्थ एडिशन है, 2010 सिक्स्थ एडिशन है, 2014 7 है और 2018 8 है, और जो लेटेस्ट एडिशन हमारा 2022, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इसको। चलिए अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म हम आपको बता चुके हैं कि डोजेस फॉर्म होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म क्या है भाई, इन फार्मेसी डोजेस फॉर्म इज ए फिजिकल फॉर्म इन विच द ड्रग इज प्रोड्यूस्ड एंड गिवन टू पेशेंट। पेशेंट दवाई को जिस फॉर्म में लेता है ना, मान लीजिए टेबलेट ले रहा है, कैप्सूल ले रहा है, सिरप ले रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, ऑइंटमेंट ले रहा है, कैप्सूल ले रहा है या फिर क्रीम ले रहा है, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं डोजेस फॉर्म, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स की लैंग्वेज में। एग्जांपल जैसे टेबलेट है, टेबलेट हमारी डोजेस फॉर्म है, कैप्सूल डोजेस फॉर्म है, इंजेक्शन डोजेस फॉर्म है, सिरप ऑइंटमेंट डोजेस फॉर्म है। फार्मेसी में डोजेस फॉर्म का मतलब है कि किसी दवा को देने का वह रूप या तरीका जिससे वह मरीज तक पहुंचाई जाती है, उदाहरण जैसे कि टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, ऑइंटमेंट। ड्रग को पेशेंट तक पहुंचाने का व्हीकल डोजेस फॉर्म, दवा को मरीज तक सुरक्षित और असरदार तरीके से पहुंचाने वाले साधन को हम बोलते हैं डोजेस फॉर्म। इससे आसान हो सकता है या कहीं देखा आपने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देखा है इस तरीके से आपको पढ़ाई की जा रही, नहीं ना, तो फिर बस बने रहिए हमारे साथ 8 सेमेस्टर तक, ठीक है। इस तरीके का नॉलेज देके भेजेंगे कि आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली। इस तरीके का नॉलेज आपको फीस, इतनी फीस आप कॉलेज में दे रहे हो लेकिन वहां नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। बात करें डेफिनेशन ऑफ डोजेस फॉर्म की, आनी चाहिए हर एक बच्चे को, डेफिनेशन ऑफ डोजेस फॉर्म पूछी जा सकती है 2 मार्क्स के अंदर। डोजेस फॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। आपको पता है कि जो मेडिसिन हमारी बनती है उसके अंदर एक होता है हमारा एपीआई, क्या होता है एपीआई प्लस, और होते हैं एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स स्पेलिंग थोड़ा नहीं लिख पा रहा हूं मैं, तो क्या होता है जो मेडिसिन बनती है क्या पूरी ही हमारी ड्रग होती है उसके अंदर, नहीं, उसके अंदर एक्टिव जो कंपाउंड होता है, एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो एक्चुअल दवाई है। मान लीजिए पैरासीटामोल मेडिसिन है
तो उसके अंदर जो पीसीएम है, पैरासीटामोल है, उसको हम बोलेंगे एपीआई, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और जो अदर बल्क बढ़ाने के लिए कि भाई टेबलेट को शेप दे सके हम, उसके लिए एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं, डाइल्यूएंट, ग्लाइंडेंट्स, और भी काफी चीज होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, स्वीटनर्स यूज होते हैं, वो सारी चीजें हम उनको बोलते हैं एक्सिपिएंट्स। तो डोसेज फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट, जिनको हम एक्सिपिएंट्स बोलते हैं, फॉर्मुलेटेड इन स्पेसिफिक वे टू डिलीवर द ड्रग सेफली एंड इफेक्टिवली टू पेशेंट। इस तरीके से बनाई जाती है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर सेफली और इफेक्टिवली डिलीवर हो सके, ठीक है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डोजेज फॉर्म, क्या जरूरत पड़ी भाई डोजेज फॉर्म की? टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट हो हमारी ड्रग, जैसे कोटेड टेबलेट प्रोटेक्ट फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड, एंटीकोटिक टेबलेट इसको बोलते हैं। टू मास्क बिटर टेस्ट एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर, अगर किसी ड्रग का अनप्लीजेंट ऑर्डर है, थोड़ा कड़वा है, जैसे पैरासिटामोल सिरप और किट्स बनाई जाती है उसके अंदर फ्लेवर्स ऐड होते हैं। टू कंट्रोल ड्रग रिलीज, सस्टेन रिलीज, भाई थोड़े टाइम में रिलीज करवाना, धीरे धीरे रिलीज करवाना है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे रिलीज करवाना है तो उसको हम कंट्रोल रिलीज बोलते हैं। ये धीरे धीरे आपको आगे सब्जेक्ट्स में समझ में आ जाएंगे, कंट्रोल रिलीज, सस्टेन रिलीज क्या होता है। टू इंप्रूव पेशेंट कंप्लियंस, भाई पेशेंट को आसानी हो लेने में, ठीक है, इसलिए डोजेज फॉर्म बनाया गया। टू डिलीवर ड्रग एट स्पेसिफिक साइट, टारगेट डिलीवरी की, कहाँ पे हमें मेडिसिन भेजनी है, कहाँ पे लीवर में दर्द हो रहा है, किडनी में दर्द हो रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे ड्रग्स जानी चाहिए ना, उसके हिसाब से बनाई जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, ये क्लासिफिकेशन हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक नहीं पूछा गया तो क्या पूछा जाएगा। डोजेज फॉर्म को बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बेसिक, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस। सॉलिड के अंदर आते हैं टेबलेट, पाउडर, कैप्सूल, लोरेंजेस, सपोजिटरीज, ग्रेन्यूल्स, पाइल्स, ये सॉलिड्स हैं। सेमी सॉलिड में आएगा ऑइंटमेंट है, क्रीम है, पेस्ट है, जेल है। लिक्विड की बात करें तो हम ड्रॉप्स है, इलिक्सर्स है, इमल्सन है, सस्पेंशन है, गार्गल्स है, लोशंस है, लिनिमेंट्स है, नजल ड्रॉप है और सॉल्यूशंस है, सिरप्स है, ये सारे लिक्विड में आएंगे। गैसियस में एरोसोल है, इनहेलर है, स्प्रे है, ये गैसियस में आएंगे, याद कर लेना इसको, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम सॉलिड डोसेज फॉर्म की। देखिए बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, एंड तक जरूर देखना, चाहे गैप ले लेना थोड़ा, लेकिन पूरा देखोगे तो 1 यूनिट आपका कवर हो जाएगा, थोड़ा लगेगा 40-45 मिनट, लेकिन हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या है भाई? सॉलिड है, सॉलिड डोसेज फॉर्म आर ड्रग फॉर्मुलेशन विच एक्सिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड आप अच्छी तरीके से समझते हो सॉलिड क्या होता है। यूजुअली विथ डेफिनाइट शेप, मतलब इसका शेप जो होता है, साइज होता है, फिक्स होता है, वेट फिक्स होगा, एंड आर टेकन ओरली और समटाइम यूज लोकली। ओरली भी यूज करते हैं और कुछ टाइम इसको लोकली भी यूज किया जा सकता है। तो डोजेज फॉर्म वे दवा का रूप है जो ठोस अवस्था में होते हैं, जिसका एक निश्चित आकार और वजन होता है और इसे प्राय मुंह से लिया जाता है, कभी कभी बात से भी लगाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, टेबलेट अच्छी तरीके से जानते हैं, एक सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है कंटेनिंग ड्रग प्लस एक्सिपिएंट कंप्रेस इनटू ए शेप के अंदर इसको साइज दे दी जाती है, क्रोसिन टेबलेट मान लीजिए, पैरासिटामोल मान लीजिए, और कोई भी, ठीक है। ये एग्जांपल। कैप्सूल, ड्रग एनक्लोज इन ए जिलेटिन सेल, जो कैप्सूल बने हुए होते हैं वो जिलेटिन के होते हैं, इसके अंदर ड्रग हमारी रखी हुई होती है, ठीक है। तो ड्रग एनक्लोज इन जिलेटिन सेल, एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल, कोई भी कैप्सूल मान लो आप। कैप्सूल 2 टाइप के होते हैं, वो आगे देखेंगे, सॉफ्ट कैप्सूल, हार्ड कैप्सूल, ठीक है, वो अच्छी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। एक जो केप वाला कैप्सूल आता है उसको हम हार्ड कैप्सूल बोलते हैं, और जो पूरा चारों तरफ से पैक आता है उसको हम जिलेटिन सॉफ्ट कैप्सूल बोलते हैं। पाउडर, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड ड्रग और मिक्सचर। पाउडर आते हैं, पाउडर का एक एग्जांपल इनो ले लो ना, इनो पाउडर फॉर्म में तो आता है, ओआरएस देख लो। ग्रेन्यूल्स की बात करें तो एग्लोमेरेट्स ऑफ पाउडर, बिगर पार्टिकल साइज इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल का इनो एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। ओआरएस पाउडर ले लो और इफरवेसेंट ग्रेन्यूल जो बेसिकली CO2 गैस रिलीज करते हैं जब पानी में डालते हैं उसको, ठीक है। लोरेंजेस कभी खाए हैं आपने, स्ट्रेप्सिल नाम सुना होगा, कॉप्सिल्स, वो लोरेंजेस आते हैं। फ्लेवर्ड सॉलिड प्रिपरेशन दैट डिसॉल्व स्लोली इन माउथ, धीरे धीरे माउथ में डिसॉल्व होती है, जैसे स्ट्रेप्सिल्स। ये हो गया हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब आते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म की। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म आर प्रिपरेशन इन लिक्विड स्टेट, सीधा सा डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हैं, आइदर ट्रू सॉल्यूशन और डिस्पर्सन गिवन ऑरली, टॉपिकली और पेरेंटली, तीनों रूट से हम इसको यूज कर सकते हैं, ऑरली माउथ से, टॉपिकली स्किन के ऊपर, पेरेंटली इंजेक्शन से, ठीक। तो तरल डोजेज फॉर्म वे दवा का रूप है जो तरल अवस्था में होते हैं और इसे मुंह से, बाहर से, इंजेक्शन से द्वारा लिया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सिरप है, स्वीट होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ड्रग, बेनेड्रिल सिरप, कफ सिरप, कोई भी देख लो, कोई भी सिरप इसके अंदर आ जाएगी।
सस्पेंशन की बात करें तो इंसोल्यूबल सॉलिड ड्रग डिस्पर्स इन लिक्विड, मतलब ऐसी ड्रग जो इंसोल्यूबल तो होगी लेकिन लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। आगे सस्पेंशन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जांपल जैसे एंटासिड सस्पेंशन। इमल्सन, इमल्सन बेसिकली मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर का होता है। इमल्सन दो टाइप के होते हैं, एक तो वाटर इन ऑयल या फिर ऑयल इन वाटर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास दो कंटेनर हैं, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ये वाटर है, इसमें हमने ऑयल डाल दी 2-3 बूंदे, तो क्या हुआ, ऑयल इन वाटर, सस्पेंस इमल्सन। अगर इसमें पहले से ऑयल भरा हुआ है और इसमें हम वाटर डाल देते हैं थोड़ा सा, तो वाटर ऊपर देता रहेगा, है ना, तो उसको हम बोलते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सन। ये आगे हम पढ़ेंगे, इतना आप याद रख लो। जैसे कॉड लिवर ऑयल इमल्सन है। एलिगस क्लियर स्वीटनर हाइड्रोएल्कोहलिक सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता है, पैरासीटामोल एलिगस। ड्रॉप की बात करें तो कंसंट्रेटेड लिक्विड डोज गिवन इन ड्रॉप, आई ईयर ड्रॉप्स, ये भी हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म आता है। अब बात करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आर ड्रग प्रिपरेशन दैट आर नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड, ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, बीच वाला है भाई ये। हैव ए सॉफ्ट कंसिस्टेंसी एंड अप्लाइड एक्सटर्नली, बेसिकली एक्सटर्नली ही अप्लाइड किया जाता है सेमी सॉलिड। एक्सटर्नली क्या अप्लाई करते हैं, क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट, जेल, ठीक है। तो अर्ध ठोस डोजेस फॉर्म वे दवा है जो न तो पूरी ठोस होते हैं ना तरल, बल्कि मुलायम रूप में होते हैं और बाल से लगाए जाते हैं। ऑइंटमेंट ग्रेसी प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, बोरोलिन ऑइंटमेंट लगाए होगा कभी तो। क्रीम नॉन ग्रेसी इमल्सन, देखिए ऑइंटमेंट ग्रेसी होते हैं और क्रीम नॉन ग्रेसी होते हैं। इमल्सन टाइप प्रिपरेशन फेयर लवली क्रीम लगाई होगी, लड़कियों ने तो हमेशा लगाती हैं लड़कियां तो। जेल सेमी सॉलिड कंटेनिंग जेलिंग एजेंट, जैसे डाइक्लोफेनेक जेल है, पेन किलर है। पेस्ट है थिक सेमी सॉलिड विथ हाई सॉलिड कंटेंट जिंक ऑक्साइड पेस्ट, टूथपेस्ट करते हो ना, वही तो है। Suppositories solid और semi solid meant for insertion into rectal part, vaginal और urethra। ये बेसिकली सपोजिटरीज होती हैं, बेसिकली रेक्टल, वेजाइनल और यूरेथ्रल पार्ट के लिए होती है, जैसे ग्लिसरीन सपोजिटरीज होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा सेमी सॉलिड में आता है, सॉलिड के अंदर भी आता है। अब बात करते हैं पेरेंटल डोजेज फॉर्म की, जिनको हम इंजेक्शन से दे सकते हैं, ठीक है। ये हमने वहां पे क्लासिफिकेशन में नहीं देखा था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं। पेरेंटल भी होता है लेकिन ये लिक्विड के अंदर ही आता है, लेकिन हम अलग से यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको। Parenteral dosage form are sterile drug preparation administered by injection through skin or directly into body fluid by passing the gastrointestinal tract। कि डायरेक्ट गैस, देखिए अब मुंह से हम लेंगे, ओरली लेंगे तो वो इंटेस्टाइन में जाएगी, उसके बाद बॉडी में जाएगी, लेकिन पेरेंटल से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी। तो इंजेक्शन डोजेज फॉर्म वे दवाएं हैं जो नस, मांसपेशी या त्वचा के नीचे दी जाती हैं और पाचन तंत्र को बाईपास करती हैं। हमेशा निर्जीवाणु होती है, मतलब स्टराइल होती है, इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं हो सकता। आईवी इंट्रावीनस डायरेक्ट वेन के अंदर इनटू वेन डेक्सट्रोज इंजेक्शन। आईएम इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर इनटू मसल्स विटामिन बी12 इंजेक्शंस। ये एग्जांपल्स हैं, और भी काफी चीजें दी जाती है। सबक्यूटेनस, सबक्यूटेनस जो हमारी लेयर होती है ना, बहुत ऊपर वाली लेयर, उसके अंदर दिया जाता है अंडर द स्किन इंसुलिन इंजेक्शंस। इन्फ्यूजन्स लार्ज वॉल्यूम स्टेराइल फ्लूइड सलाइन, बोतल्स वगैरह ड्रिप वगैरह लगाते हैं ना, उनको इन्फ्यूजन्स बोलते हैं। लार्ज वॉल्यूम स्टेराइल फ्लूइड सलाइन इन्फ्यूजन्स इसको बोलते हैं। तो ये पेरेंटल हो गए। इनहेलेशन डोजेज फॉर्म, इनहेलेशन डोजेज फॉर्म जो केसीएस डोजेज फॉर्म के अंदर आता है। इनहेलेशन डोजेज फॉर्म आर द ड्रग प्रिपरेशन डिजाइन टू डिलीवर मेडिसिन डायरेक्टली टू लंग्स थ्रू द इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इनहेल करना, लंग्स के अंदर जाएगी ऐसी डोजेज फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल है इनहेलर्स। विक्स इनहेलर कभी यूज किया आपने, किस चीज के लिए यूज करते हो, आपका नाक खुल जाए, आपका अगर कफ वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाए। तो मेट्रेट डोज डिवाइस फॉर अस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर अस्थालिन इनहेलर देखा होगा आप लोगों ने कभी। नेबुलाइजर मशीन दैट कन्वर्ट लिक्विड ड्रग इनटू फाइन मिस्ट, जो बेसिकली हम इनहेल कर सकें, जैसे बुडेकॉट है, ल्यूवोलिन है, डुआलिन है, ये यूज होते हैं। एरोसोल की बात करें तो प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म रिलीज फाइन स्प्रे। एरोसोल्स तो स्प्रे समझते हैं ना आप, नेजल स्प्रे आते हैं नाक के अंदर, तुरंत नाक ओपन, ठीक है, उस तरीके से। आगे है नोवल एडवांस डोजेज फॉर्म। नोवल डोजेज फॉर्म के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 7th सेमेस्टर के अंदर। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नाम के सब्जेक्ट आपके आने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। नोवल डोजेज फॉर्म आर मॉडर्न ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप टू इंप्रूव सेफ्टी, इफिकेसी एंड पेशेंट कन्वीनियंस। ये कुछ एडवांसमेंट है इसके अंदर, ठीक है, ऑफन यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए यहां से अगर जिस बच्चे ने ये वन शॉट लेक्चर देखा ना, उसका काफी नॉलेज बूस्ट होने वाला है। जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे तो काफी अलग होने वाला है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को।
और मुझे नहीं लगता कोई चीज आप भूल पाओगे एग्जाम के अंदर। ट्रांसडर्मल पैचेज आते हैं जो बेसिकली स्किन पे चिपका दिए जाते हैं और धीरे 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 ड्रग रिलीज होती है, तो ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, निकोटीन पैच। लाइपोसोम्स बेसिकली ड्रग एनक्लोज इन लिपिड वेसिकल्स के अंदर ड्रग एनक्लोज कर ली जाती है, जैसे एम्फोटेरेसिन भी लाइपोसोम से बेसिकली धीरे धीरे रिलीज करते हैं बॉडी में। नैनो पार्टिकल्स नैनो साइज कैरी टू टारगेट डिलीवरी, जैसे कि कैंसर ड्रग्स होती हैं वो नैनो पार्टिकल्स के रूप में बनाई जाती है जो टारगेट करके ट्यूमर सेल्स को। इम्प्लांट्स जैसे स्किन के नीचे रख देंगे वो धीरे 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 ड्रग रिलीज होगी। स्टेराइल सॉलिड डिवाइस इंसर्ट इनटू बॉडी, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स, ठीक है। तो ये है नोवल ड्रग डोजेस फॉर्म। अब बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन की। काफी बच्चों को नाम पता है प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, काफी को नहीं पता। तो भाई प्रिस्क्रिप्शन यही है जो आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना, पर्ची जिसको बोलते हैं उसी को प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी भाई, प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर है, लिख के दिया गया है, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर को क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। टू ए फार्मासिस्ट, किसके लिए लिखा गया है, फार्मासिस्ट के लिए लिखा है, आपके लिए नहीं। जो आप दवाई लेने जा रहे हो पेशेंट के लिए नहीं है वो फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। डायरेक्टिंग देम टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस ए स्पेसिफिक मेडिसिन टू ए पेशेंट। जो क्या करेगा, वो प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देगा कि ये पेशेंट है, इसको ये दवाई देनी है और इसको बताना है कि ये कब लेनी है कब नहीं लेनी। ये काम है फार्मासिस्ट का, और ये प्रिस्क्रिप्शन बनाने का काम है डॉक्टर का, जिसको हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। पेशेंट के लिए नहीं होता है प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। पहले गलतफहमियां होगी आपको। प्रिस्क्रिप्शन एक लिखित आदेश है जो पंजीकृत चिकित्सक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फार्मासिस्ट को देता है ताकि वह मरीज के लिए निर्धारित दवा को तैयार करके उपलब्ध करवाए। तो प्रिस्क्रिप्शन पीआर, प्रैक्टिशनर रिक्वेस्ट, स्क्रिप्शन मतलब रिटर्न ऑर्डर, ठीक है, समझ गए आप लोग। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, अब भाई देखिए, आप कोई भी पर्ची लेके आते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, आपका क्या होगा उसके अंदर, क्या क्या मेंशन होगा। तो प्रिस्क्रिप्शन जनरली 8 मेन पार्ट होते हैं। लेट्स लर्न विद एग्जांपल। जैसे आरएक्स लिखा होता है, आपने देखा होगा इस टाइप से प्रिस्क्रिप्शन है, ऊपर जो भी है डॉक्टर का जो भी चीजें हुई लिखी होगी, यहाँ पे एक आरएक्स वर्ड लिखा होता है, ठीक है। इतना देखा आपने, आगे देखेंगे इसके बारे में क्या होता है। इसके बाद आपका नेम लिखा होगा, भाई रमेश कुमार है, 40 ईयर है, रमेश कुमार है, 40 ईयर एज है, ठीक। उसके बाद डेट साइड में लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये मेंशन करेंगे। अब क्या है, कौन सी मेडिसिन देनी है भाई, पीसीएम देनी है, टेबलेट है, कितनी बार लेनी है, ये ले लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। 1 टेब बीडी 5 डेज के लिए लेना है, 20 इन डे मतलब दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है। उसके बाद ओमेप्राजोल है, ओमी है, 20 है, 1 कैप्सूल ओडी लेना है, ठीक है, 5 दिन तक लेना है, मतलब वंस ए डे, एक दिन में एक बार ही लेना है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे सिग्नेचर आएगा डॉक्टर का, मोर लगा हुआ आएगा, ठीक है। इस तरीके का प्रिस्क्रिप्शन आता है। अब देखते हैं भाई क्या क्या इसके अंदर आता है। सबसे पहले डेट आएगा, डेट टेल व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन, किस तारीख को प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है उसकी डेट लिखी होगी। इंपॉर्टेंट फॉर वैलिडिटी एंड रिफर, तारीख बताती है कि भाई प्रिस्क्रिप्शन कब लिखा गया है। दूसरा है पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, जैसे पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है और एड्रेस क्या है। हेल्प फार्मासिस्ट अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन पेशेंट, जिससे पेशेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट को भी पता हो, ठीक है। सुपरस्क्रिप्शन, जो आरएक्स सिंबल हमने देखा था उसका मतलब क्या है, आरएक्स मतलब रेसिपी, लैटिन वर्ड ले लिया हुआ टैक दो। इट इज द डॉक्टर कमांड टू फार्मासिस्ट, आरएक्स का मतलब है ले लो, आपके लिए लिखा गया है ये प्रिस्क्रिप्शन, यानी डॉक्टर का आदेश है फार्मासिस्ट को, ले लो, टैग दो, लैटिन वर्ड है रेसिपी, ठीक है। और इसको एक तरीके से काफी बुक्स में हीलिंग ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो काफी बच्चे हैं जो जैसे ही एडमिशन लेते हैं फार्मा के अंदर तो बेसिकली अपने नाम के आगे आरएक्स डीआरएक्स लगा लेते हैं, लेकिन वो कोई वैसा नहीं है, बस वो अपनी मन पसंद से लगा लेते हैं। बाकी ऐसा कोई स्पेशली नहीं है, जैसे डॉक्टर के आगे नाम के आगे डॉक्टर लगता है तो वैसे फार्मासिस्ट के आगे आरएक्स डीआरएक्स नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन लगा लो आपकी खुशी के लिए, ठीक है। आगे आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, एक्चुअल जो मेडिसिन होती है जो अभी हमने लिखी थी पेसीएम और ओमी, ठीक है, तो ये जो लिखी जा रही है इस पार्ट को हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंक्लूड ड्रग नेम, स्ट्रेंथ, डोजेस फॉर्म, असली दवा यहाँ लिखी जाती है, नाम, मात्रा और फॉर्म। ये पूछा जाएगा भाई, पोसोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी आगे देखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए, ये गारंटी के साथ आएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डॉक्टर टू फार्मासिस्ट,
डॉक्टर के द्वारा फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन कि भाई कैसी मेडिसिन देनी है, कौन सी देनी है, कब तक देनी है, ये जैसे कि डिस्पेंस 10 टेबलेट देनी है, ठीक है। डॉक्टर का निर्देश फार्मासिस्ट को जैसे 10 टेबलेट देनी है, उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। इसके बाद आता है सिग्ना या फिर ट्रांसक्रिप्शन या सिग्नेचुरा। इसमें डायरेक्टर टू पेशेंट, मतलब पेशेंट के लिए डायरेक्शन होती है कि भाई ये टेबलेट आपको दिन में 2 बार लेनी है, ये टेबलेट दिन में 1 बार लेनी है, ठीक है। मरीज को दवा लेने की विधि बताता है सिग्नेचुरा, उसको बोलते हैं, सिग्ना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन, डॉक्टर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डॉक्टर की जानकारी आएगी, जरूरी है। इसके बाद आता है सिग्नेचर एंड सील, वैलिडेट द प्रिस्क्रिप्शन, वैलिड है यानी ठप्पा लगाओ इस पे, विदाउट सिग्नेचर इनवैलिड होता है। डॉक्टर का हस्ताक्षर और मोहर प्रिस्क्रिप्शन को वैध बनाता है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कैसे हैंडल करना चाहिए भाई, फार्मासिस्ट मस्ट हैंडल प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली, रीड प्रिस्क्रिप्शन क्लियरली, साफ साफ पढ़ना चाहिए भाई। डॉक्टर तो थोड़े आरामी होते हैं, तो साफ साफ लिखते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे रूल आ रहा है कि आप अच्छे से लिखिए ताकि हर एक फार्मासिस्ट को समझ में आए, ठीक है। लेकिन फिर भी समझ ही लेते हैं हम तो, हमसे तो आदत हो गई है। रीड प्रिस्क्रिप्शन क्लियरली, साफ साफ पढ़ेंगे तो एरर नहीं होगा, मेडिसिन दूसरी नहीं जाएगी। चेक फॉर लेजिबिलिटी, भाई नो कंफ्यूजन इन ड्रग नेम, तो क्रॉस चेक कर लेना चाहिए डॉक्टर के साथ अगर कंफ्यूजन है तो। वेरीफाई डोज, डोज को वेरीफाई करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी देनी है, ड्यूरेशन कब तक देनी है, तो खुराक समय अवधि को चेक किया जाना चाहिए। क्लियरिफाई डाउटफुल प्रिस्क्रिप्शन विद, अगर कोई भी डाउट है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड प्रॉपर्ली, और रिकॉर्ड सही तरह से रखना है, ठीक है, ये काम हमें करना होता है। क्या क्या एरर आ सकते हैं भाई प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, जैसे कि ओमिशन एरर, छूट जाए कोई चीज, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे एज है, डोज है, फ्रीक्वेंसी है, कुछ भी छूट जाए, ये एरर हो सकता है। गलत लिखना, कमीशन एरर इसको हम बोलते हैं, रॉन्ग ड्रग लिख दिया हो, रॉन्ग डोज लिख दिया हो, रॉन्ग पेशेंट के लिए, ठीक है भाई, पेशेंट इसके लिए लिखना है, इसके लिए लिख दी हो। खराब हैंड राइटिंग, इलीजिबल राइटिंग, ये भी एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है। पुअर हैंड राइटिंग, मिस इंटरप्रिटेशन, समझ में नहीं आएगा फार्मासिस्ट के तो गलती हो सकती है। दवाइयों के नाम में समानता, जैसे लुक अलाइक साउंड अलाइक, मतलब दिखती भी सेम है और जब हम बोलते हैं तब भी सेम है, तो उसको हम लासा ड्रग्स बोलते हैं, जैसे कि सेरिब्रेक्स है, सेलेक्सा है, डिजॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन है, एक जैसी लग रही है ना, तो कंफ्यूजन बिटवीन ड्रग लाइक सेरिब्रेक्स है, सेलेक्सा है, तो इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। अधूरी हिदायत, इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन, जैसे कि ओनली टेक 1 टेबलेट, बट ये नहीं बताया कि फ्रीक्वेंसी कब लेनी है, कैसे लेनी है, ये नहीं लिखा हो, तो ये भी एक तरीके से एरर हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन है वैसे पोसोलॉजी है। पोसोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विद डील विद द स्टडी ऑफ डोजेस ऑफ ड्रग एंड फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस देम, कि डोज कैसे लेनी है, किसको कितनी डोज लेनी है, कितने टाइम लेनी है, किस टाइम लेनी है, ये सब कुछ डिसाइड करता है पोसोलॉजी। इसकी स्टडी हम पोसोलॉजी के अंदर करते हैं। तो पोसोलॉजी दवा की वह शाखा है जो दवाओं की खुराक, डोज और उस पर असर डालने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोसो मतलब डोज, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि न्यूमोनिक्स बनाया है, ए डॉग बीप, एज अफेक्ट करेगा डोज को, जैसे कि चाइल्ड नीज लेस डोज, पैरासीटामोल 125, एडल्ट नीड हाइयर डोज 500 mg, 650 100 mg, ठीक है। ओल्ड एज रिड्यूस डोज ड्यू टू वीक लीवर एंड किडनी, अगर कोई ओल्ड पेशेंट है तो उसको कम डोज की जरूरत पड़ेगी, फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं ना, जिसको हम पोसोलॉजी बोलते हैं। ड्रग इनटॉलरेंस, मतलब हैबिचुअल यूज डिक्रीज इफेक्ट, लगातार कोई मेडिसिन ली जा रही है, हैबिट हो गई है, तो भाई उस ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगी। मॉर्फिन टॉलरेंस, नीड हाइयर डोज, तो फिर उस कंडीशन में ज्यादा डोज चाहिए। ऑक्यूपेशन, क्या काम करता है पेशेंट, ये भी अफेक्ट कर सकता है। वर्कर एक्सपोज टू टॉक्सिन अल्कोहल में नीड एडजस्टेड डोज, उसको डोज एडजस्ट करके दी जाती है, अगर कोई अल्कोहल या टॉक्सिन्स वाली फैक्ट्री में काम करता है तो उसको। जेंडर भी अफेक्ट करता है भाई, मेल है या फीमेल है, सम ड्रग आर डिफरेंशियली इन मेल एंड फीमेल, जैसे अल्कोहल मेटाबोलाइज स्लोअर इन वुमन, तो ऐसी कोई ड्रग है जिसके अंदर अल्कोहल कंटेन है तो वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है, धीरे धीरे मेटाबोलाइज होती है फीमेल के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से मेंटेन करना होता है। बॉडी वेट, बॉडी वेट कितना है पेशेंट का, उस पर भी डिपेंड करता है, तो डोज ऑफन कैलकुलेटेड पर केजी, जैसे कि डेंटामाइसिन जो हमारी एंटीबायोटिक है वो 5 mg पर केजी के हिसाब से दी जाती है, ठीक है। एनवायरमेंट की बात करें तो जैसे कि क्लाइमेट कैसा है, अल्टीट्यूड इफेक्ट करता है डोज को, जैसे सीएनएस डिप्रेसेंट है, वर्क विद स्ट्रॉन्ग इन हॉट क्लाइमेट,
मतलब सीएनएस डिप्रेशन वाली जो ड्रग होती हैं वो अगर हॉट क्लाइमेट है तो उसके अंदर ज्यादा काम करती है, ये चीज याद रखना है, तो ये भी अफेक्ट कर सकता है। इमोशनल स्टेट क्या है भाई, पेशेंट में एंजाइटी है, स्टेट में चेंज ड्रग इफेक्ट, स्ट्रेस भी कभी कभी ड्रग के इफेक्ट को कम कर सकता है। जैसे सेडेटिव में रिक्वायर्ड हाइयर डोज इन एंजाइटी, एंजाइटी के अंदर, टेंशन के अंदर सेडेटिव की ज्यादा डोज चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। पैथोलॉजिकल स्टेट भाई, डिजीज कौन सी है, पेशेंट को कोई डिजीज तो नहीं है, जैसे लीवर किडनी नीड डोज रिडक्शन, कि अगर पेशेंट को लीवर किडनी डिजीज है तो उसको डोज कम दी जानी चाहिए, क्योंकि भाई जो ड्रग को तोड़ते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, ऐसे ऑर्गन ही हमारे फेल हो रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, तो फिर ड्रग कैसे बाहर निकलेगी, बॉडी के अंदर जमा हो जाएगी। तो रीनल फेलियर, लोअर डोज फॉर एमिनोग्लाइकोसाइड, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड है उसका डोज कम देना है, क्योंकि नहीं तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा और टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। तो देखिए कुछ डोज कैलकुलेशन फॉर्मूलाज है पेडियाट्रिक के लिए, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, प्रैक्टिकल यूज इन हॉस्पिटल फार्मेसी, बेस्ड ऑन एज, यंग फॉर यंग रूल। बेसिकली फॉर्मूला है चाइल्ड डोज एज इन ईयर, एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी भी। एडल्ट डोज है 500 mg और चाइल्ड डोज है 4 ईयर, फॉर्मूला में लगाओ आराम से आंसर आ जाएगा, 4/4 + 12 इंटू 500, तो हमारा आंसर आ जाएगा 125 mg, इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन बॉडी वेट, बॉडी वेट के हिसाब से इसको हम बोलते हैं कलाक फॉर्मूला, फॉर्मूला है इसका वेट इन केजी अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज। तो सेम है भाई 500 mg एडल्ट डोज है, चाइल्ड वेट 14 kg है, तो 14/70 इंटू 500 1/5 100 mg चाहिए डोज। इसके अलावा आता है बेस्ड ऑन सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया कितना है, चाइल्ड डोज इक्वल्स टू बॉडी सरफेस एरिया डिवाइड बाय 1.7 एडल्ट डोज। तो यहाँ पे भाई जो एवरेज एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया होता है 1.7 मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन एग्जांपल में दिया हुआ है एडल्ट डोज 500 mg है और चाइल्ड सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 0.85 मीटर स्क्वायर है, तो 0.85 मीटर ऊपर रख देंगे, नीचे हम 1.7 से डिवाइड कर देंगे और 500 से इंटू कर देंगे, 250 mg हमें जरूरत पड़ेगी। तो भाई एज, यंग फॉर्मूला, यंग रूल, वेट के लिए कलाक हो, बॉडी सरफेस एरिया मोर एक्यूरेट यूज इन कीमोथेरेपी, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी चीज़ें हमें इस यूनिट फर्स्ट के अंदर सीखने को मिली हैं। आगे वाले यूनिट को भी हम इसी तरीके से कवर करेंगे, तो आप बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ। और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, फटाफट डाउनलोड कीजिए, कोई भी इशू आ रहा है तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए, ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।